हेलो बच्चों। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो टॉपिक है ये है हमारा रिवीजन। ये कैसा टॉपिक है? तो ये हमारा रिवीजन टॉपिक। ये है हमारा रिवीजन टॉपिक। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन टॉपिक करेंगे। तो बच्चों देखिए जरा करंट के बारे में। तो थोड़ा सा स्पीड होगा और आप लोग थोड़ा सा पैसेंस बना के रखेंगे, क्योंकि आज एक टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने के पहले चार्ज के बारे में कि चार्ज होता क्या है। तो देखिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने के पहले चार्ज के बारे में जानना जरूरी। चार्ज होता क्या है? तो देखिए, मान लीजिए कोई भी दो नॉन कंडक्टिंग, क्या है, नॉन कंडक्टिंग वायर, कोई भी दो नॉन कंडक्टिंग वायर, जैसे मान लीजिए ग्लास और सिल्क, इबोनाइट और फर। तो ग्लास को क्या करेंगे, सिल्क से रब करते हैं। जब हम लोग ग्लास को सिल्क से रब करेंगे और इबोनाइट रड को फर से रब करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किसको किसको करना, सबसे पहले हम लोग जानेंगे चार्ज के बारे में। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है, शायद प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे चार्ज के बारे में। तो जैसे कोई भी दो नॉन कंडक्टिंग बॉडी, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, एक लेते हैं इबोनाइट रड। अब उसको रब करते हैं फर से, किसी भी चीज का फर। इबोनाइट रड को रब करते हैं, रब विथ अ फर, किससे, फर से। इबोनाइट रड को कैसे रब करेंगे, फर से। और यहाँ पे ग्लास रड, इसको रब करते हैं हम लोग सिल्क से। तो देखें क्या है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ से, मान लीजिए फर है, यहाँ पे इबोनाइट रड को रब कर रहे हैं फर से, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, इबोनाइट रड में। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ग्लास रड और सिल्क, ग्लास रड है उसको सिल्क से रब, हम लोग रब करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडी, जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर क्या हो जाएगा, कौन सा चार्ज होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। मतलब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा वन, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है लूज करता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज, इस तरह से हम लोग चार्ज के बारे में जानते हैं। तो सिल्क इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा और ग्लास रड क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और इसमें जो चार्ज होता है वो किस टाइप का चार्ज होता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। कैसा चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। वैसे चार्ज जो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए करंट है तो उसमें चार्ज फ्लो करता है, इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए एक स्केल ले लिए हैं, उसको ड्राई हेयर पे रब करते हैं और बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। इसमें कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब कांस्टेंट, स्थिर होता है। इलेक्ट्रो का मतलब करंट होता है। तो इस तरह का चार्ज जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ग्लास रड गेन करेगा, मतलब उस पर चार्ज हो जाएगा। इस पर निगेटिव हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और चार्ज के बारे में क्या जानते हैं, लाइक चार्ज। एक हो गया लाइक और एक हो गया अनलाइक। तो चार्ज जो है ये पढ़े होंगे। तो लाइक चार्ज जो होता है वो रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्ज मतलब माइनस माइनस रिपेल, प्लस प्लस रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट। तो इस तरह से हम लोग चार्ज के बारे में जानते हैं। और चार्ज जो होता है
ये जो चार्ज होता है उसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और ये जो चार्ज होता है इसकी ऐसा यूनिट होता है कूलम, C से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। तो चार्ज को Q से, अब मान लीजिए हमें अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? चार्ज फाइंड करना है। ये पढ़े होंगे, ICSE वाले क्लास 9th में पढ़ते हैं और CBSE वाले क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो यदि हम लोग देखें ICSE के व्यू से, तो आप क्लास 9th में कुछ पढ़े होंगे, चार्ज फाइंड करना। कैसे चार्ज फाइंड करते हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी बॉडी पे, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज फाइंड करना होता है तो उसे हम लोग इस फार्मूले से, N का मतलब हो गया कितना इलेक्ट्रॉन है, और E का मतलब हो गया उस पर चार्ज। तो N को बोलते हैं, ये हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज फाइंड करना है। आगे चल के कुछ टॉपिक आने वाला है तो इसे ध्यान से देखना है। Q को बोलते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज, N को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E हो गया चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। अब यहाँ पे E जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रिकल, या फिर बोले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, या फिर बोल सकते हैं कंडक्टिंग वायर में बोल सकते हैं, उसको फाइंड करना है। N का मतलब नंबर, कितना नंबर, और इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया उस पर चार्ज। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब एक्चुअल हम लोग आते हैं करंट में, कि करंट होता क्या है। ये तो चार्ज था, एंड नाउ बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट करंट, नाउ यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज चार्ज, कि चार्ज होता क्या है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? करंट पढ़ेंगे, करंट का मेन टॉपिक तो जल्दी जल्दी से करेंगे, क्योंकि ये हमारा वीडियो बना हुआ है। जिनको ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो उस पर जाके देख सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल के ये है। अब देखिए यहाँ, तो अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे करंट के बारे में। करंट क्या होता है? तो करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं। करंट को कैसे डिनोट करते हैं? तो करंट को I से डिनोट करते हैं। तो करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, थोड़ा सा स्पीड होगा, चार्ज बाय टाइम। ये रिवीजन पर्पज से है, क्योंकि अभी CBSE वाले के फर्स्ट टाइम आने वाले हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। I इक्वल टू चार्ज, मतलब करंट की डिफिनेशन, चार्ज पर यूनिट टाइम। हर एक सेकेंड में कितना चार्ज, हर सेकेंड में कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, किसी बॉडी से कितना चार्ज, एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वही कहलाता है करंट। तो इसे हम लोग I से डिनोट करते हैं। चार्ज Q होता है टाइम T। तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट फार्मूला है जिससे हम लोग करंट फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या मालूम होना चाहिए था? अमाउंट ऑफ चार्ज और टाइम। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, I इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई टी। I इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई टी। चलिए ठीक है। अब यहाँ से अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले इसके बारे में पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करना है, कि किसी भी वायर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। जब क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एंड हैविंग -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, तो बोलेंगे नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, जिसपे कितना चार्ज है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या इलेक्ट्रॉन का। तो उस कंडीशन में हम लोग अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड कर सकते हैं। अब Q की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक नया फार्मूला, I इक्वल टू NE/T। क्या बन गया? I इक्वल टू NE/T। क्यों बन गया? Q की वैल्यू हम पुट कर दी। दैट मीन्स दिस इज द थर्ड फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर। तो ये था हमारा करंट। करंट बहुत ज़्यादा है, 11th 12th में पढ़ना, बहुत डीप पढ़ना है। तो ये था हमारा करंट। अब देखिए यहाँ पे करंट जो है, ये जो करंट अब कैसा क्वांटिटी है, तो करंट के बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले SI यूनिट जान ले, SI यूनिट ऑफ करंट। अब यहाँ पे देखिएगा, ये क्या था? I इक्वल टू Q बाई टी। तो I का हो गया, दैट मीन्स Q का हो गया क्या? चार्ज। चार्ज का कूलम, टाइम का सेकेंड, ये हो गया कूलम पर सेकेंड, जो बनता है एम्पियर। और एम्पियर को कैसे डिनोट करते हैं? A से डिनोट करते हैं। ये था हमारा SI यूनिट ऑफ करंट।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 1 एम्पियर की डिफिनीशन, कि 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करते हैं। तो 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम लोग करेंगे। अब देखिए, चूंकि करंट का एम्पियर, किसकी डिफिनीशन, 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर, ये अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है, कूलम, तो 1 कूलम, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो 1 सेकेंड। अब इसी फार्मूले से हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज व्हेन, क्या 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, मतलब 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड, उसे हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। अब लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से, तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, यही हमारा 1 एम्पियर। और 1 माइक्रो, सबसे पहले करते हैं 1 मिली एम्पियर, 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो एम्पियर 10 की पावर -9। तो इस तरह से भी कन्वर्शन आएगा छोटे से बड़े में। मेगा नहीं बोले हम, गीगा नहीं बोले हम, टेरा नहीं बोले, हम बोले मिली, माइक्रो, नैनो। तो कन्वर्ट करना है एम्पियर में, तो ये छोटा है, छोटे से बड़े में जाएंगे तो माइनस किया जाता है। ये सब पढ़े भी होंगे आप लोग, मिली, माइक्रो, नैनो, फेम्टो, ओटो, जेटो, बहुत कुछ है। अब यहाँ पे हो गया 1 एम्पियर की डेफिनेशन, इसी से आप लोग लिख सकते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकंड इज इक्वल 1 एम्पियर। तो करंट की ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि करंट कैसा क्वांटिटी है। तो करंट जो है उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, तो करंट है स्केलर क्वांटिटी, जबकि करंट की सारा प्रॉपर्टीज क्या है, वेक्टर के जैसा। करंट की सारी प्रॉपर्टीज वेक्टर के जैसा। तो वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर होता है वैसा क्वांटिटी जिसमें क्या हो जाए, जिसमें मैग्नीट्यूड हो जाए और डायरेक्शन दोनों होता है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बट करंट में सारा प्रॉपर्टी वेक्टर का है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। और वैसा प्रॉपर्टी जिसमें वेक्टर, जिसमें क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड हो जाए और डायरेक्शन दोनों हो, तो उस टाइप के क्वांटिटी फिर भी वो स्केलर में आता है। तो उस टाइप क्वांटिटी को हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ये हम आप लोगों को ऊपर क्लास में पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा सा टॉपिक बता देंगे। उसे बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो करंट कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा एक्सेप्शनल है, क्यों है करंट स्केलर क्वांटिटी, जबकि इसमें क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड बोथ, डायरेक्शन दोनों है। तो बच्चे जो क्लास 9th में हैं वो लोग पढ़ते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ हो, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। अभी फिलहाल आप लोग यही पढ़ते हैं, फिलहाल यही पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ऊपर क्लास में जाएंगे तो ये काफ़ी नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी वेक्टर हो। तो उसमें क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और स्केलर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ओबे करना चाहिए। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप लोग 11th में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इस टॉपिक में बात हो रहा है, तो थोड़ा सा चलिए दिखाते हैं होता क्या है। मान लीजिए यहाँ से 2 एम्पियर की करंट और यहाँ से मान लीजिए 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ बोलते हैं जंक्शन, जहाँ पे 2 करंट मिल रहे हैं, और ये क्या है, ये बाहर निकल रहा है। तो जब वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वेक्टर का देखिए जरा, एडिशन ऑफ वेक्टर, यहाँ पर है एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस होकर कितना बन जाएगा, 1 एम्पियर। तो ये वेक्टर के थ्रू होता है। लेकिन यदि स्केलर के बारे में बात करेंगे, तो स्केलर में मान लीजिए यहाँ से सेम चीज़ है, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, तो ये मिल के क्या हो जाएगा, बाहर जा रहा है। मान लीजिए ये जंक्शन है जहाँ पे मिल रही है करंट, तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर। तो ये स्केलर, ये था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये हो जाएगा हमारा स्केलर। तो इसमें होता क्या है कि ये जो करंट है वो स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और नहीं पता है तो याद कर लीजिए। और ये नया टॉपिक आ गया एक, कि वैसा क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बाद भी वो स्केलर है, उसे बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। जबकि क्लास 9th में आप लोग सिर्फ ये जानते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहने के बाद वो वेक्टर कहलाता है। तो इतना ही काफ़ी नहीं होता है, इसके लिए क्या होना चाहिए,
इसके लिए होना चाहिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को वो ओबे करना चाहिए, उसमें स्क्वायर लॉ आता है, पैरेललोग्राम, ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो वेक्टर में आप लोग पढ़ेंगे पूरा सेपरेटली। तो हम यहाँ जान चुके कि करंट क्या है, तो करंट होता है स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में थोड़ा सा स्पीड और कराना होगा। करंट क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो ये सब करंट था। अब हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो है हमारा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लेंगे, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जब स्टार्ट करेंगे तो हम ये देखते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है जो बहुत ज़्यादा हीट है, उसमें हाई, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक यहाँ है, इसमें बहुत हाई मतलब मैक्सिमम हीट है या हाई टेम्परेचर, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है इसमें है लो टेम्परेचर। तो हीट किधर से किधर फ्लो करेगा, हीट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। ज़्यादा से कम की ओर हीट ट्रांसफर होता है, ऐसा ना कि कम से ज़्यादा की ओर। अब मान लीजिए पानी को हम यहाँ पे रखते, बहुत ज़्यादा हाइट है, ठीक है, पानी को हम कहाँ पर रखते हैं, हाइट पे रखते, तो पानी का फ्लो किधर से किधर होगा, मान लीजिए ज़्यादा हाइट पे है, इसे हम बना देते हैं लो हाइट, मतलब लो हाइट। तो पानी का ट्रांसफर किधर होगा, हाई से लो की ओर ट्रांसफर होगा। जैसा कि पता है हीट भी क्या होता है, हाइयर से लोअर की ओर ट्रांसफर होता है। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या, हाई से लो की ओर ट्रांसफर होता है। किधर से होता है, ज़्यादा से कम की ओर ट्रांसफर होता है। और वो किस फॉर्म में, तो हम इसको बोलेंगे, इसको हम लोग डिफाइन जो करते हैं उसको हम लोग वर्क के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, तो वर्क के फॉर्म में। यदि मान लीजिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक है, एक ऐसा जिसमें चार्ज है और दूसरा क्या है, मान लीजिए चार्ज बॉडी नहीं है, तो उस कंडीशन में जो करंट का ट्रांसफर और एक होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, दोनों अलग अलग चीज है। तो ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानते हैं। तो उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या, हाइयर से लोअर की ओर ट्रांसफर होता है, जो होता है हमारा सेल या बैटरी में, सेल और बैटरी, ठीक है, वो करंट को सिर्फ फ्लो कराने का काम होता है। इलेक्ट्रॉन को सिर्फ क्या कि झोला में भरा और ले आकर दूसरे जगह पे वो डाल दिया। तो ये क्या होता है कि करंट को प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सिर्फ को ट्रांसफर करता है, वो झोला में भर के ले आता है, दूसरे जगह जाके उड़ेल देता है। अब हम लोग यहाँ पे टॉपिक जिस बारे में बात करेंगे वो हमारा पोटेंशियल। क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसे डिनोट करते हैं, भी से, और इसका SI यूनिट भी होता है वोल्ट, और उसको भी हम लोग भी से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल क्या है, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल फाइंड करना होता है, उसको बोला जाता है पोटेंशियल। जब भी फाइंड करते हैं किसी एक पॉइंट पे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मान लीजिए कोई भी चार्ज बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। इन्फिनिटी से क्या कर रहे हैं, चार्ज बॉडी को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में हमें जितना वर्क कर रहे हैं, जितना वर्क किया वो कहलाता है पोटेंशियल। मतलब चार्ज में ये भी हो सकता है कि कोई पॉजिटिव, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के नजदीक लाएंगे, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा रिपेल होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज है। देखिए बहुत मुश्किल से क्या हो जाए, हाई टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ता है तब जाकर वो एक दूसरे के क्लोज आता है, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको या तो फिर यहाँ पे प्लस और माइनस हो सकता है, दोनों अनलाइक चार्ज है। तो एक चार्ज को दूसरे इन्फिनिटी से बहुत दूर से उठा के लेके कहीं आ रहे हैं, तो उठा के लेके आने में वो जितना वर्क करना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ता है वो कहलाता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग a unit पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से दैट पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक उठा के लाने में चार्ज को जितना वर्क करना पड़ता है वो कहलाता है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं, उसकी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, उसे भी से लिखते हैं।
तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? तो पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क रिस्पेक्ट में, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving a unit पॉजिटिव या टेस्ट चार्ज जो भी है, फ्रॉम कहाँ से? इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। मतलब चार्ज को इन्फिनिटी से, अब मान लीजिए दोनों लाइक चार्ज है तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? रिपेल होगा वहाँ पे। उसके लिए क्या बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाके वो एक दूसरे के क्लोज आएगा। और यदि मान लीजिए अपोजिट चार्ज है तो बहुत जल्दी हो जाएगा वो जल्दी, चूंकि लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल। अनलाइक चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट करेगा, ये इसके नज़दीक आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज मूविंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा उसे ही बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हम लोग थोड़ा सा फार्मूले के फॉर्म में कैसे करेंगे? तो पीडी, पोटेंशियल इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, पोटेंशियल वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन, पोटेंशियल क्या हो गया? वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल को V से W बाई Q, एक फार्मूला और आ चुका। क्या आया फार्मूला? V इक्वल टू W बाई Q। क्या फार्मूला आया? V इक्वल टू W बाई Q। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया पोटेंशियल फाइंड करने का, कि पोटेंशियल को कैसे फाइंड करें। ऐसा यूनिट क्या है? क्योंकि वर्क का जूल होता है, चार्ज का कूलम होता है जूल पर कूलम, ये होता है वोल्ट, जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? तो इसे भी हम लोग V से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज 1 वोल्ट। जैसा कि 1 एम्पियर था उसी तरह से 1 वोल्ट। 1 वोल्ट 1 जूल बाई 1 कूलम। मतलब 1 जूल ऐसे बोल सकते हैं, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, कितना? द अमाउंट ऑफ वर्क डन। लेकिन कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन? तो बोलेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो कितना? ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये था हमारा पोटेंशियल, और वो भी क्या? पोटेंशियल की ऐसा यूनिट वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट। तो इस तरह से डिफाइन खुद कर सकते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क जो होता है वो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके जाने में किसको? 1 कूलम चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा? 1 जूल ऑफ वर्क इज डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब 1 कूलम चार्ज को 1 कूलम चार्ज को क्या करना? इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़े तो उसे बोलते हैं हम 1 वोल्ट। तो ये था हमारा पोटेंशियल। इसी तरह से आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या? देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पीडी। पीडी क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी फाइंड करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बीच में होता है? बिटवीन 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में होता है? 2 पॉइंट्स। किसके बीच में होता है? 2 पॉइंट्स के बीच में।
तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये ए है, ये बी है। अब चार्ज को क्या किए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उठा कर लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच का, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। जैसे सेल या बैटरी में होता है पोटेंशियल, एक में हाई होता है एक में लो होता है, तभी इलेक्ट्रॉन और करंट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल अभी पढ़े थे उसी का डिफिनीशन में थोड़ा सा क्या किए, यहाँ पे डिफरेंस लगा दिए, पोटेंशियल और उसमें डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मान लीजिए हाइयर है ये लोअर है, तो जब भी होगा पोटेंशियल इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कहने का मतलब बैटरी जो होता है, सेल जो होता है, वही पोटेंशियल को प्रोड्यूस करता है। तो हम इसको हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल क्या इक्वल हुआ, इट इज इक्वल टू द वर्क डन, इक्वल टू द वर्क डन unit charge is moving a positive charge from one point to other। ऐसे डिनोट करते हैं इसे, भी का मतलब वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या हो गया, यही हो गया ऐसा यूनिट। भी ए माइनस बी क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बाई क्यू, वही चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस था दो पॉइंट के बीच का, इसलिए हम ए माइनस बी लिख दिए। तो भी ए माइनस बी क्या हो गया, डब्ल्यू बाई क्यू, क्या हो गया, डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू। इसकी ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। कैसे डिनोट करते हैं, तो भी से। तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा ओम्स लॉ। क्या है, ओम। तो देखिए ओम्स लॉ जो है ये था, ओम एक साइंटिस्ट थे, तो उसने जो लॉ दिया इसे ही बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या रिलेशन बनाता है, वो रिलेट करता है या रिलेशन बनाता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, करेंट एंड रेजिस्टेंस के बीच। ठीक है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस भी आई और आर, इसके बीच में रिलेशन। आर यहाँ पे क्या है, तो आर यहाँ पे है रेजिस्टेंस। आर क्या है, तो आर है यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो भी रुकावट, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है करंट को फ्लो करने में किसी भी कंडक्टिंग वायर के थ्रू, उसे ही बोलते हैं रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा है, तो आप क्या करेंगे, अपने बाइक को धीरे धीरे चलाएंगे इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम, रेजिस्टेंस के फॉर्म में, मतलब रुकावट। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कहीं पे और ऐसे एरिया पे जा जो मार्केट है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हमारी गाड़ी स्लो हो जाएगी, गाड़ी को थोड़ा सा चलने में, मूव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, गाड़ी धीरे धीरे चलेगा। वही हमारा रेजिस्टेंस हो गया, जहाँ ज़्यादा क्राउड है। इसी तरह से रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी वायर में जब करंट धीरे धीरे फ्लो करता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये क्यों होता है, थोड़ा शॉर्ट टर्म में बात करें तो बता रहे हैं रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, मतलब कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। मान लीजिए कोई भी वायर है,
तो वायर में क्या होता है, वायर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड हैविंग आयंस होता है। तो उसमें जो पॉजिटिव आयंस होता है और नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन बन गया, उसमें जो पॉजिटिव आयन होता है तो वो जो पॉजिटिव आयन है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि नेगेटिव आयन क्या होता है, फ्लो करता है। और नेगेटिव आयन क्या करेगा, कंटिन्यूअसली जाएगा और पॉजिटिव वाले से टकराएगा। वो जब टकराएगा तो कॉलिजन हो जाएगा, और जब कॉलिजन हो जाएगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, मतलब उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगा। जब स्पीड कम हो जाएगा इसका मतलब उस कंडीशन में करंट धीरे धीरे फ्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो धीरे हो जाएगा, वही कहलाता है रेजिस्टेंस। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस वही होता है। तो ये जो हमारे डिटेल देखना है तो वो थोड़ा सा आपको वीडियो में जाना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ क्या है, रिलेशन बताता है किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस। तो ये हमारी करंट की पूरी डिटेल वीडियो बनी हुई है, तो जिनको भी प्रॉब्लम है वो जाके देख सकते हैं हमारे करंट की वीडियो में। तो ओम्स लॉ किसके रिलेशन, वी आई और आर। डायरेक्ट बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हम ऐसे ही बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर। और डायरेक्टली को हटाना है तो वहाँ पे कांस्टेंट डालते हैं, वही कांस्टेंट कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो होता क्या है इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन यही होता है कि जो करंट होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर या द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, प्रोवाइडेड दैट इट्स फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा ओम्स लॉ ओबे नहीं करेगा। तो ये उसका लिमिटेशंस हो जाएगा। किसका लिमिटेशंस, तो ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहे तो ओम्स लॉ यूज नहीं कर सकते। तो देखिए, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट करते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, उल्टा कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो डायरेक्टली था इसे हटाने के लिए एक कांस्टेंट डालते हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेयर आर क्या है, आर इज अ कांस्टेंट। आर क्या है, एक कांस्टेंट है, जिसे क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, विच इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये था हमारा ओम्स लॉ। तो यहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V बाई आई। यही R क्या है हमारा, तो ये R है हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है कैसे फाइंड होगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता हो, करंट नहीं पता हो। कैसे समझ में आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V में होगा, कहीं लिखा होगा 10 वोल्ट 20 वोल्ट, करंट एम्पियर में लिखा होगा 5 एम्पियर। अब मान ले बोले किसी भी कंडक्टिंग वायर है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 20 वोल्ट है, और वहां से जो है 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी रेजिस्टेंस कितना होगा, तो V बाई आई कर देंगे, 20/10 कितना आ जाएगा, 2। मतलब 2 क्या, कटहल घोड़ा हाथी वाट, तो 2 जो भी आएगा वो होता है हमारा ओम। अब हम इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे। किसकी एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस की। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब आर की। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट यहाँ से भी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्ट, करंट का एम्पियर। तो वोल्ट बाई एम्पियर क्या बनता है, ये बनता है ओम। क्या बनता है, ओम, OHM, ओम से डिनोट करते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम। ये इस तरह से इसे हम ओम बोलते हैं, ठीक है, ओम। पहले इसी को हम लोग MHO लिखते थे, लेकिन आज के डेट में OHM हो गया है। तो देखिए जरा, ओम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 10th बोला जाएगा, डिफाइन द ओम्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, according to Ohm's law the current flowing through a conductor is directly proportional to its potential difference provided that its physical condition and temperature remains constant। मतलब फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए, नहीं रहेगा तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसे हम लिख सकते थे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V का, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये डायरेक्टली को हटाना है तो इसके जगह पे कांस्टेंट डालते हैं, जिस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जिसे R से डिनोट करते हैं। R क्या है, R इक्वल टू V बाई आई। तो जब भी रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो V बाई आई। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या, ओम होता है, OHM, ओम। जैसे भगवान का नाम लेते हैं ओम, तो समझिए वही ओम है। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। अब यहाँ पे ओम्स लॉ को वेरीफाई भी किया जा सकता है। तो ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करते हैं वो हम लोग करेंगे।
हेलो बच्चों, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा, अब ओम्स लॉ था। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि करंट जो होता है, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे करंट डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं, फिर उसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। करंट जो होता है, कौन सा फैक्टर है जिस पे करंट डिपेंड करता है। तो करंट डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे करंट डिपेंड करता है। तो करंट किस पे डिपेंड करता है? सर करंट तो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? करंट डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, मटेरियल पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, या जिसको थिकनेस बोल सकते हैं, और दूसरा टेम्परेचर पे। तो करंट नहीं, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कौन सा फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या लिखेंगे? फैक्टर्स, जल्दी जल्दी में करा रहे हैं इसे, बाकी न्यूमेरिकल करना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। और जिनको पूरा डिटेल चाहिए तो वो हमारे वीडियो पे जाके देख सकते हैं। ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो है, मतलब शॉर्ट इन द सेंस थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन कम होगा और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होगा। तो पहला जो है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। दूसरा, रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्स होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एक चीज याद रखिएगा, मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ से करंट पास कर रही है, मैक्सिमम करंट पास करेगा, मान लीजिए 5 एम्पियर। तो यहाँ से भी करंट जो बाहर आएगा 5 एम्पियर। मान लीजिए यहाँ पे 6 एम्पियर, तो ये भी 6 एम्पियर ही बाहर आएगा यहाँ से। कहने का मतलब करंट जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्या होता है, एरिया यदि ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट पास करेगा। ठीक है, ये हो गया मेन। इस देखिए जरा, मेन ये दोनों रिलेशन है। ऐसी से क्या होता है, रेजिस्टिविटी बोले या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसका फार्मूला डिराइव होगा। तो थोड़ा सा फार्मूला को डिराइव कर लेते हैं। और तीसरा क्या होगा, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। चौथा क्या होगा, टेम्परेचर। मटेरियल पर भी क्या होता है, डिपेंड करता है। तो इन द सेंस मटेरियल का मतलब जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर है, सिल्वर है और एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम और कॉपर में क्या होगा, कुछ किसके रिस्पेक्ट में, सिल्वर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा रेजिस्टेंस वो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है, कम करेगा। लेकिन सर क्यों नहीं यूज करते हैं? भैया आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप घर में लगवाइए। और एक होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, उसका आयन के फॉर्म में होता है, दूर दूर भागेगा। इसका मतलब ज़्यादा कॉलिजन होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, टकराएगा, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये जो फैक्टर्स है, क्या क्या हो गया, लेंथ हो गया, जितना ज़्यादा लेंथ रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉलिजन होगा। तो जितना ज़्यादा लेंथ रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। तीसरा मटेरियल, और चौथा नंबरिंग में आगे पीछे कर सकते हैं आप। नंबरिंग में इसलिए हम 1 2 किए क्योंकि इसे डिराइव करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना हम लोग को। मटेरियल होता है, और दूसरा क्या होता है, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर वो नहीं लिख रहे हैं। अब ये देखिए जरा, ये दोनों से क्या रिलेशन मिलेगा। दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जल्दी जल्दी में क्या हो जाएगा, L × 1/A। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया L/A। अब यहाँ पर ये डायरेक्टली और इन्वर्सली है, इन्वर्सली इसे हटाना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट डालते हैं जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए हो गया, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यदि हम लोग को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसे रो बोलते हैं, RHO रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का, और ये डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंट होता है। तो देखिए सेम मटेरियल होगा तो रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले या रेजिस्टिविटी, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बार बार डिफरेंट मटेरियल पर डिफरेंट होता है। अब यहाँ से रो इक्वल टू क्या हो गया, R × A/L। ये हमारा फार्मूला हो गया क्या फाइंड करने का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का। ये हो गया ओम, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर, मतलब थोड़ा सा स्पीड है समझ लीजिएगा, ओम मीटर। क्या हो गया, ये ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी फाइंड करना है तो ओम मीटर हो गया। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर सपोज के लिए यूनिट एरिया लें और यूनिट लेंथ लें, तो उस कंडीशन में रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगा? रेजिस्टेंस के। जब यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर हो, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल इक्वल हो जाएगा रेजिस्टिविटी का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले या रेजिस्टिविटी बोले, किसके इक्वल हो जाएगा? रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। कब इक्वल होगा? जब यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जब लेंथ क्या हो? यूनिट लेंथ हो, और एरिया क्या हो? यूनिट एरिया। मतलब 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो पहले हम लोग और कुछ क्वेश्चन देते हैं। ये टेम्परेचर पर भी कैसे रेजिस्टेंस जो होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो थोड़ा सा ग्राफ करते हैं, तो ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो ग्राफ में क्या देखते हैं? एक वी आई ग्राफ होता है और एक आई वी ग्राफ होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम वी ले लें और यहाँ पे आई ले लें, मतलब करंट को, और एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा जाएगा? तो ग्राफ पास स्ट्रेट लाइन जाएगा और वो पास करेगा हमारा ओरिजिन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम, चलिए एक और कर दिए। अब यहाँ पे दो मटेरियल से दो कंडक्टर हैं बोले, मान लीजिए एक ए है और एक बी है। तो अब इसमें बोला जाए यदि रेजिस्टिविटी मान लीजिए कांस्टेंट है, अब मान लीजिए उस कंडीशन में, तो अब इस कंडीशन में हम बोले रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ बी, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका कम होगा? बार बार बोले रेजिस्टेंस क्या होता है? न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लिए। चलिए दूसरा यहाँ से कर लिए। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक देखिए जरा, ये क्या है? ये है हमारा करंट। क्या है? ये हमारा करंट है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, ये B है, तो B की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। B की पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, कहाँ से कहाँ तक हो गया? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक हो गया। किसकी? इस मतलब B कंडक्टर का, B वायर का, ठीक है, B कंडक्टिंग मटेरियल का, यहाँ से यहाँ तक। और A का क्या हो गया? ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, छोटा हो गया। मतलब ये डेल्टा भी देखिए, मान लीजिए ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया। अभी नंबर के थ्रू भी ले सकते हैं। तो यहाँ से या तो फिर स्लोप फाइंड कर लीजिए आप। स्लोप का मतलब इस लाइन का स्लोप ये और ये। अभी अगर थोड़ा सा नंबर लेके भी देखें, अब जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के। कहने का मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो गया? न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब ये कहाँ से आया? तो ये जाके आप हमारे वीडियो में देख लीजिएगा, ओम्स लॉ के थ्रू आया है। मतलब मोर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर विल बी द रेजिस्टेंस। इसलिए क्या होगा? ये जो बी जो मटेरियल है, कंडक्टिंग वायर है, उसके क्या होगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस देखिए तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए ओ बी सी डी ई, मान लीजिए एफ, तो ओ सी जो है वो ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ तक है। और ए की क्या है? यहाँ से यहाँ तक, मतलब इससे कम है। न्यूमेरिकल लेके भी समझाएंगे। इसलिए ये जो बी है, बी की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा ए के रेजिस्टेंस से। अब इसको यदि उलट देते हैं, हम लोग पलट देते हैं, आई भी ग्राफ था, यदि हम इसे वी आई ग्राफ कर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो? वी आई ग्राफ। तो वी आई ग्राफ में देते हैं। अब वी आई ग्राफ में क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को ले लेंगे वाई एक्सिस में, पोटेंशियल डिफरेंस को ले लेंगे वाई एक्सिस में, ठीक है, और आई को ले लेते हैं एक्स एक्सिस में। अब इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे, मान लीजिए यहाँ है और यहाँ पे है, ठीक है। चलिए उसका स्लोप फाइंड किया जाता है। स्लोप का मतलब इस लाइन का जो स्लोप हो गया ओरिजिन से पास करेगा, इस लाइन का जो ए है ये बी है, तो ओ ए का जो स्लोप है, लाइन ओ ए क्या देता है? स्लोप। तो यहाँ से एक और यहाँ से डाल दिए, दूसरे वाले का यहाँ से और यहाँ से परपेंडिकुलर ज्वाइन करा दी। अब देखिए इस कंडीशन में ए जो है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा रेदर देन बी। ये बी का यहाँ से यहाँ तक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ए की पोटेंशियल डिफरेंस देखिए तो ए बी सी डी ई एफ, ओ एफ यहाँ से यहाँ तक है।
बी वाले का क्या है, ओ ई, यहाँ से यहाँ तक। किसकी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए का जो रेजिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन बी के रेजिस्टेंस से। ये आर का मतलब रेजिस्टेंस, बी का मतलब, ये आर का मतलब रेजिस्टेंस। तो इस तरह से यदि कभी पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब और भी एक क्वेश्चन है, टेम्परेचर पर कैसे होता है, तो इसे भी आप देख लीजिए। टेम्परेचर पे ये देखिए, है ना, ये टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए आई है, भी है। अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर, ये ए है, ये बी है, ये हो गया T1, ये हो गया T2। यहाँ पे लिख दिए कि T1 जो है टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट कंडक्टिंग वायर, ये वायर ग्रेटर देन T2। मतलब T1 ए जो वायर है, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर ए जो है उसकी टेम्परेचर T1 है और बी की टेम्परेचर T2 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं किस चीज के, कि टेम्परेचर T1 इज द टेम्परेचर ऑफ ए कोई भी वायर है, तो ए का टेम्परेचर ज्यादा है, बी का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी अभी बताया कुछ देर पहले, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। कहने का मतलब ए की जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया किसके रेजिस्टेंस से, बी के रेजिस्टेंस से, क्योंकि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये जो है ए वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह का था। अब आगे जो हम लोग चलेंगे वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट लेते हैं और हम लोग देखते हैं कैसा है न्यूमेरिकल। तो चलिए बने रहिए। देखिए बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन हैं, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। पहले सिंपल सी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल सी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करके क्या करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, और वो भी क्या है, क्रॉस अ कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस कितना दिया है, 5 ओम दिया है, ठीक है। और क्या दिया, करंट दिया। पोटेंशियल डिफरेंस की फार्मूला क्या होता है, जैसा कि पता, V इक्वल टू आई आर। अब ये पूछना मत कि ये कहाँ से आया, ये ओम्स लॉ से आता है। अब I कितना है कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि करंट जो होता है वो एम्पियर में होता है, तो 1.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस किस में होता है, तो रेजिस्टेंस ओम में होता है। और सिंपल सा था, कितना हो गया, 15 या 75, मतलब 7.5। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्ट लिख दीजिए वोल्ट या भी लिख दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले में। एक इलेक्ट्रिक गैजेट है जिसमें करंट मिली एम्पियर है, पूछा है भाई मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो क्या पूछा, रेजिस्टेंस पूछा। इसी फार्मूले से हो जाएगा, क्या है फार्मूला, V इक्वल टू आई आर। क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। R इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आई। अब देखिए मिली एम्पियर है तो एम्पियर, मिली माइक्रो नैनो, तो मिली से एम्पियर में करना है, मिली एम्पियर से एम्पियर में 10 टू द पावर -3, तो 200 इंटू 10 की पावर -3 लिख दीजिएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर में, या 200 बाई 1000 लिख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या वोल्ट दिया, मतलब क्या गिवन है, V, तो यहाँ पे तो हो गया आपका, एक मिनट ऐसे लिख देते हैं करंट, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, चलिए यहाँ पे लिख दिए, ये क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 12, वहाँ पे कितना दिया है, 200 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, ये एम्पियर में। पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट करते हैं, SI में भी वोल्ट होता है, तो लिख दिए V इक्वल टू 12, R इक्वल टू V बाई आई। अब एक काम करते हैं, -3 को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो 12 इंटू 1 2 3 लिख देते हैं, और चलिए अब कितने टाइम्स में कट जाएगा 5 टाइम्स में, 200 इंटू 5 1000, 12 5 60, तो हो गया 60 ओम। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन था। अभी थोड़ा सा आगे चलेगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, बोला जा रहा है किसी भी कंडक्टर, ये बोला जा रहा है इन अ कंडक्टर 6.25 इंटू 10 की पावर 16, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम इट्स एंड A टू B इन 2 सेकेंड। तो बोला फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कितना करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से। मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है जिसपे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लोज फ्रॉम इट्स एंड। मान लीजिए वायर है A और B, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है 2 सेकेंड में। तो बोला करंट कितना फ्लो करेगा उस कंडक्टर से,
तो याद रखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन है, एक फार्मूला था I इक्वल टू, जैसे ये लिखे थे, ये तो था, ये तो चार्ज है, लेकिन एक फार्मूला था NE/T और I, ठीक है। तो ये कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6.25, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जैसा कि पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6, 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन, ये होता है चार्ज। किस पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। और कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है 6.25 इंटू 10 की पावर 16, इतना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या, उस पे चार्ज है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो देखिए कहीं कहीं बुक में माइनस है, या माइनस नहीं लेते, चलिए अवॉइड करते, डायरेक्ट लिखते हैं माइनस की जगह पे 1.6। अब इसे सॉल्व करना है, देखिए तो ये फार्मूला है Ne/T। n कितना है, n है 6.25, 10 की पावर 16 इंटू E, इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.6, 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए जरा, अब यहाँ पे 6.25 इंटू 1.6, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 16, बेस सेम है, पावर को प्लस, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, क्योंकि 10 की पावर 16, 10 की पावर -19, बेस सेम है, पावर प्लस, ऐसे प्लस 16 प्लस -19, ये डेसिमल मान लीजिए, यहाँ पे ये डेसिमल मान लीजिए, और एक हो गया। अब यहाँ से हम इसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। कैसे कैंसिल करते हैं, 4 4 जा 20, सॉरी 4 4 जा 16, 0, 5 से 100, 5 से कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी भी कर सकते, 25 4 जा 25, 5 जा, ये 4, ये 4, 5 इंटू 10 की पावर -3, तो 5 इंटू 10 की पावर -3, किसमें आ गया आंसर, डायरेक्ट आ गया ये 5 मिली एम्पियर। कितना आ गया, 5 मिली एम्पियर। आप चाहें तो लिख सकते थे 5/1000 एम्पियर, मतलब 10 की पावर -3 ऊपर ले गए, तो क्या बन गया ये, मिली एम्पियर। क्या बन गया, मिली एम्पियर। तो डायरेक्ट लिखेंगे मिली एम्पियर, यही चीज तो है जिसे हम लोग एम्पियर से मिली एम्पियर में करना होता है। तो क्या लिखते हैं, या तो इतना एम्पियर बोल दीजिए, या मिली एम्पियर बोले 10 की पावर -3, एम्पियर में डिवाइड कर देंगे 1000 में, तो मिली एम्पियर बनता है, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए, मिली एम्पियर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए, किस फॉर्मूले से, यहाँ पर लिखा था इस क्वेश्चन में, कोई भी कंडक्टर है जिसके एक एंड ए है और एक एंड बी है, वहां से क्या कर रहा है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, n का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25, 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इतना चार्ज है, कितना टाइम लग रहा है फ्लो करने में, 2 सेकेंड, तो इससे करंट बोला जा रहा था, फाइंड कीजिए, तो I की फॉर्मूला I इक्वल टू Ne/T, इससे ये निकल गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है कुछ अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बोला 2 वायर है जिसकी मटेरियल क्या है, सेम है, और रेडियाई कुछ दिया है। रेडियाई कितना दिया है, अलग अलग दोनों मटेरियल, दोनों की रेडियाई 1 mm और 2 mm। तो बोला जा रहा है रेशियो फाइंड करना है किसकी, रेजिस्टेंस और दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दैट मीन्स रेजिस्टेंस की फाइंड करना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो की फाइंड करना है, दूसरा आर की। दो अलग अलग मटेरियल नहीं है यहाँ पे, सेम मटेरियल है, दो अलग अलग मटेरियल्स नहीं है यहाँ पे, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ, सेम मटेरियल सेम लेंथ, क्या है, सेम मटेरियल और क्या है, सेम लेंथ, ठीक है, सेम मटेरियल सेम लेंथ। जब सेम मटेरियल होगा और सेम लेंथ है, इसका मतलब है दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगा, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा, मतलब ρ1/ρ2 क्या हो जाएगा, 1:1, सेम मटेरियल है सेम लेंथ, तो ये क्या है, सेम मटेरियल रहने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, सेम मटेरियल का बना हुआ है दोनों, तो इसका मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी मतलब ρ1/ρ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1,
सेम है मतलब 1 ले सकते हैं, 1 मतलब 1:1। सेकेंड पार्ट, अब यहाँ पे देखिए जरा ये क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस मतलब R1 बाई R2। ठीक है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे R1 कितना है 1 mm, चूंकि दोनों mm में है इसलिए चेंज नहीं करते, दोनों की यूनिट सेम है। R2 कितना है, मान लीजिए 2 mm, R1 1 mm, R2 2 mm। देयरफॉर R1 क्या होता है, R इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं R इक्वल टू रो L बाई ए। R इक्वल टू क्या हो गया, रो, R इक्वल टू रो L बाई ए। तो R1 इक्वल टू रो क्या हो जाएगा, दोनों की क्या है, लेंथ सेम है, तो लेंथ को यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे, L1 इक्वल टू L, L2 इक्वल टू L। कहाँ से है, क्वेश्चन से, दोनों की लेंथ सेम। तो R1 लेंथ L बाई क्या होता है, रो L बाई ए। ठीक है, क्या होता है A। R2 क्या है, रो L बाई एरिया क्या है, मान लीजिए A1 है, इसे ले लेते हैं A2। फार्मूला होता है रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टिविटी दिया हो लेंथ और एरिया, तो ये R इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ पे देखते हैं, अब चूंकि इसकी क्या फाइंड करना है, रेशियो A1 मतलब एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। मतलब ये जो कंडक्टिंग वायर होता है, ये देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होता है सर्कल, इसीलिए बोलते हैं इसे एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। अब एक की रेजिस्टेंस देखिए यहाँ ध्यान से, अब ये क्या है, आर, आर मतलब रेडियस, ये हमारा रेडियस है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पाई को पाई रहने दिए, क्योंकि बाद में रेशियो में कैंसिल हो जाएगा। आर कितना है पहले का 1, तो 1 की स्क्वायर कितना हो गया 5। इसी तरह से सेकेंड वाले की, सेकेंड वाला जो वायर है उसकी एरिया पाई। ठीक है, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कर सकते हैं, ये रेडियस है, R1 यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे R2 की स्क्वायर पाई, यहाँ पे 2 mm है मतलब 4 पाई। अब दोनों की रेशियो है, रेशियो करते हैं, तो पाई पाई तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, लेंथ लेंथ कैंसिल हो गया। देन R1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई A1। ठीक है, अब A1 के इक्वल है पाई, लिखेंगे यहाँ पे 1 बाई क्या है A2। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट कर सकते हैं या डायरेक्ट A2 बाई A1 कर सकते हैं, ये शिफ्ट कर दिए। A2 कितना है 4 पाई, A1 कितना है पाई, कट गया, कितना हो गया 4 बाई 1, कितना हो गया 4:1। ठीक है, कुछ नहीं करना था, R इक्वल टू रो L बाई ए, उसी फार्मूले में लेंथ सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, और एरिया फाइंड कर लेंगे पाई R1 की स्क्वायर पाई R2 की स्क्वायर। R1 हो गया फर्स्ट वाले मटेरियल है, उसकी रेजिस्टेंस को R1 ले लिए, सेकेंड वाले का R2 ले लिए, दोनों की वैल्यू को पुट कर दिए, पाई चूंकि रेशियो में सेम है, पाई पाई कट गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है सेकेंड में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रो 1 बाई रो 2 कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 1 बाई 1 मतलब 1:1। क्यों हो जाएगा, सेम मटेरियल, इसकी बना हुआ है सेम मटेरियल है, इसलिए दोनों की रेजिस्टिविटी सेम। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए और भी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, देखिए जरा, बने रहिए। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए अच्छे से दिमाग की लगाने की जरूरत पड़ेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी हम बताएंगे, जो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए ऑब्जेक्टिव पर्पज से, बट वो सेकंड वीडियो में बनेगा। तो देखिए जरा, ये सारा रिवीजन है, जल्दी रिवीजन पार्ट है ये, और डिटेल में चाहिए तो अवेलेबल है ये, आप जाके देख सकते हैं ये हमारे करेंट चैप्टर में। तो गिवन वायर जिसकी रेजिस्टेंस कितना है, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम की रेजिस्टेंस, ये सारा गिवन है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 ओम की रेजिस्टेंस गिवन है, और वो वायर जो है मान लीजिए ऐसे है, रेजिस्टेंस इसकी दिया हुआ, सपोज कर दीजिए ये लेंथ इसकी L है, रेजिस्टेंस है हमारे पास 1 ओम। अब इसे खींच के डबल कर दिए हैं, खींच के क्या कर दिए हैं, डबल कर दिए हैं। लेंथ तो डबल हो गया,
लेंथ डबल हो गया, बट थोड़ा सा इसे अच्छे से समझाते हैं, ऐसे ऐसे लेंथ क्या ले लिए, ये लेंथ है हमारा, लेंथ को एल ले लिए हैं, ठीक है, लेंथ क्या ले लिए हैं, एल ले लिए हैं, और एरिया ले लिए हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए ले लिए हैं, ठीक है। चलिए इसकी रेजिस्टेंस भी हमें पता है 1 ओम। अब इसी को खींच दिए हैं, डबल कर दिए, लेंथ एल था तो 12 हो गया, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, खींचा जाएगा, ये मतलब लेंथ डबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि आदमी क्या होता है, लंबा होता है तो पतला खींचा जाता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेंथ डबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका जस्ट हाफ। इसके लिए एक वीडियो है एकदम स्पेशल, जो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, सिर्फ फार्मूले में डालेंगे बनते जाएगा, वो भी हम करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो होगा। तो ये हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से, क्या पूछा है, पूछा न्यू रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये आर था, अब न्यू रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं आर डैश, आर कुछ भी ले सकते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास फार्मूला था, आर इक्वल टू रो, जैसा कि पता है रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ क्या है, डबल बोल रहा है, तो चलिए ये तो फिक्स्ड है हमारा रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि आपका लेंथ बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है, लेकिन एरिया, मान लीजिए लेंथ बढ़ गया तो एरिया क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, घट जाएगा, तभी दोनों मिलके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए भी वॉल्यूम इक्वल टू हम ले लेते हैं एरिया इंटू लेंथ, क्या ले लें, ध्यान से देखिएगा, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, लेंथ बढ़ गया आपका, एरिया घट जाएगा, तभी ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एरिया। अब यहाँ से वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब लेंथ इंक्रीज एरिया डिक्रीज, तभी जाकर मेंटेन करेगा, वॉल्यूम के इक्वल आएगा, कांस्टेंट रहेगा तो चेंज हो जाएगा। कैसे समझ, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, लेंथ मीटर, दोनों मिलकर मीटर क्यूब, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। अभी देखेंगे, चेक करेंगे, लेंथ कितना है, डबल है, एरिया कितना हो गया, हाफ हो गया, लेंथ ट्रिपल है, एरिया कितना हो गया, 1/3, लेंथ ट्रिपल एरिया 1/3। अब यहाँ से चेक करके देखते हैं हम लोग, लेंथ कितना है 12, एरिया कितना है हाफ, तो वॉल्यूम कितना होगा चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम था एरिया इंटू लेंथ, एरिया कितना है a/2, लेंथ कितना है 12, 2 कट गया, देखिए तो जरा a इंटू एल बच रहा है, बोला यस सर, ए का एरिया इंटू लेंथ क्या कहलाता, वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेक कर लिए हैं, ठीक है। अब बोलिए सर यहाँ पे चेक कर दीजिए, तो v इक्वल टू ए इंटू एल, ए कितना है भैया, एरिया ए ही है, लेंथ भी क्या है एल, लेंथ को तो एल ही लिए थे, एल किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम के, चेक हो गया हमारा, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा ट्रिक्स। चलिए अब देखिए, इस 2 को ऊपर शिफ्ट कर दिए तो 4 रो एल बाई ए, रो एल बाई ए को क्या लिखते हैं, आर, तो यहाँ क्या लिखे 4 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है 1, 4 इंटू 1 कितना हो गया 4 ओम। अच्छा क्वेश्चन, चलिए इसी टाइप से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम सॉल्व करते हैं जल्दी। ये और अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग भी क्या कीजिए, पॉज करके जल्दी से सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए जल्दी। चलिए मैं इधर भी सॉल्व कर रहा हूँ। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितना है, और वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, ठीक है, और वायर ऑफ रेजिस्टेंस, और वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, और वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब उसे स्ट्रेच कर दिया गया तो उसका लेंथ क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। बोला जा रहा है, एज्यूम कर रहा है कि उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एक जैसा है, तो उसके न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वायर है, तो चलिए एक वायर बनाते हैं हम लोग। चलिए एक वायर बनाए,
जिसकी रेजिस्टेंस कितना दिया है, तो 3 ओम दिया है। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 3 ओम और लेंथ कितना है, मान लीजिए 10 ओम है, लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब उसे खींच के उसके लेंथ को क्या कर दिए हैं, उसके लेंथ को खींच के ट्रिपल बना दिए हैं। उसकी लेंथ को क्या कर दिए हैं, ट्रिपल। तो लेंथ कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर है। लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर। कितना हो गया, ये ट्रिपल हो गया है। देखिए जरा कितना, इंटू 10 सेंटीमीटर मतलब 3 इंटू एल मतलब 3L। जब लेंथ ट्रिपल हो गया देन एरिया बिकम्स 1/3 मतलब A/3। लेंथ कितना हो गया, A/3, एरिया का हाफ 1/3। तो इस कंडीशन में R की फार्मूला है रो L/A। R की फार्मूला क्या है, रो L/A। तो यहाँ से R डैश क्या हो जाएगा, रो LA। कहने का मतलब रो लेंथ 3L, एरिया 1/3। ऊपर शिफ्ट कर दिए 9 रो L/A। कितना हो गया, 9 इंटू R, और R कितना गिवन है, 3 ओम। तो 9 इंटू 3 27 ओम। फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर कितना आ गया, 9 ओम। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा बहुत अच्छा होगा। क्या होगा, रजिस्टर्स को कैसे कंबाइन करते हैं, रजिस्टर्स को हम लोग कैसे कंबाइन करना सीखेंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। सारे रिवीजन चलेंगे फिर से एकदम स्टार्टिंग से, तो उम्मीद है। और एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड कलीग सभी को बोलिए ताकि वो करंट के अच्छे से नॉलेज ले सके। थैंक यू वेरी मच।